आयशा अपनी विधवा माँ अनीता, जो प्राइमरी स्कूल में टीचर थी, और छोटी बहन आशा के साथ किराए के मकान में रहती थी। आयशा आज सुबह से ही चमक रही थी, क्योंकि आज रोहन के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा रही थी। तभी कार का हॉर्न बजता है। आई, 1 मिनट प्लीज। जल्दी आओ, हम पहले से ही लेट है। चलो जल्दी, कोई देख लेगा तो बात का बतंगड़ हो जाएगा। ओके मैम साहब, जो आपकी आज्ञा। दोनों कार में बैठकर निकल जाते हैं। नुक्कड़ पर पप्पू उन दोनों को जाते हुए देख लेता है। पप्पू उस मोहल्ले का बदमाश लड़का है, जो आयशा और उसकी छोटी बहन आशा को हमेशा परेशान करता था। आयशा, ये नुक्कड़ पर खड़ा आदमी हमें घूर क्यों रहा था? अरे छोड़ो, जाने दो, कुत्ते तो हर गली में होते हैं। कुछ रोमांटिक बात करो ना। मेरा बस चले तो तुम्हें बाहों में भर लूं। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद धीरे धीरे तुम्हें अपने पास खींचता चला जाऊं, तुम्हारे गुलाबी होठों को पी जाऊं, तुम्हारी पतली कमर को पकड़कर। अरे रे, छोड़ो मुझे, हाईवे है, ठीक से ड्राइव करो। ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जैसे नासुका पाकर कौन कम वक्त बहकना नहीं चाहेगा। शादी के बाद जितना बहकना हो बहक लेना। लगभग 4 घंटे ड्राइव करके दोनों शिमला पहुंचते हैं। वहाँ बर्फ में दोनों खूब मस्ती करते हैं। चलो, देर हो गई है। मैं घर में बोलकर आई हूँ कि नेहा की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। हाँ, लेट हो गई। मैं भी मोहन से कर शाम तक के लिए मांग कर लाया हूँ। 6 बज रहे हैं, 10 बजे तक घर पहुँच जाएंगे। दोनों पहाड़ियों के रास्ते घर के लिए निकल पड़ते हैं। बीच में एक जगह लैंडस्लाइड के कारण रास्ता बंद था। एक दूसरा रास्ता भी था, लेकिन पहाड़ को घूमकर जाने में 9-10 घंटे लगते। इस तरह कल सुबह 3-4 बजे ही घर पहुंच पाते। ऐसा अब क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या होगा। थोड़ी देर में माँ नेहा को फोन भी करेगी। मेरे फोन में नेटवर्क नहीं शो हो रहा। मेरी मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं है, शायद मौसम खराब है इसीलिए। लो, बारिश भी शुरू हो गई, चलो वापस लौटना होगा। एक सिक्योरिटी गार्ड गाड़ी के शीशे पर नॉक करता है। साहेब, अभी अभी हेडक्वार्टर से मैसेज आया है कि पीछे के रास्ते की भी एक पुल टूट गई है। यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे क्रैक्स होटल में आज रात आप लोग रुक जाइए, कल ही रास्ता खुल पाएगा। जी, थैंक यू। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? क्रैक्स होटल में लोगों की भीड़ पहुँच गई थी। किसी तरह टॉप फ्लोर पर एक सिंगल रूम मिला। होटल की फोन से आयशा नेहा को कॉल करके सब बताती है। नेहा बताती है कि यहाँ का मौसम भी ठीक नहीं है, 3 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। तभी आयशा माँ की कॉल आ जाती है। वो बोलती है, बेटा आयशा को अपने यहाँ ही रोक लेना, मौसम ठीक नहीं है। उधर होटल में, रोहन एक एक्स्ट्रा कंबल मंगवाओ ना, ठंड ज्यादा लग रही है। हेलो वेटर, रूम नंबर 506 में एक एक्स्ट्रा कंबल भेज दो। सॉरी सर, ज्यादा लोग होने के कारण आपको एक ही कंबल में एडजस्ट करना पड़ेगा। अगली सुबह मौसम साफ था। 11 बजे तक घर वापस आ जाते हैं। आयशा के घर। दीदी, लगता है कल रात आप लोग सोई नहीं है। सभी सहेलियों ने खूब गप्पे मारी है। हाँ, माँ स्कूल चली गई क्या? चल मुझे अब सोने दे। उधर मोहन की घर पर। क्यों भाई, गाड़ी कैसी चली? गाड़ी तो तुम्हारी अच्छी ही है, चलती भी मस्त है। अरे ब्रो, मैं आयशा भाभी वाली गाड़ी की बात कर रहा हूँ। तेरी आंखें बता रही है कि तूने रात भर गाड़ी ड्राइव किया है। रोहन शर्मा जाता है। आयशा और रोहन दोनों अब मिलने को बेचैन रहते हैं। नेहा अपनी शादी में दोनों को इनवाइट करती है। आयशा और आशा शादी में आते हैं। रोहन और मोहन भी पहुंचते हैं। आशा, ये मेरा फ्रेंड रोहन है।
हाय ऐसा ऐसा अक्सर तुम्हारी बारे में बताती रहती है। अच्छा, लेकिन आपके बारे में मुझे आज ही बताया। सभी हंसने लगते हैं। अरे हाँ, ये मेरा दोस्त मोहन है। आपकी दोस्त बोलते भी है या स्टैचू रोबोट की तरह मुस्कुराते रहते हैं? जी, आपके हंसमुख पर्सनालिटी पे हम कायल हो गए हैं। अभी तो मिले ही हैं जनाब, कुछ देर साथ रहेंगे तो दीवाने होकर घायल भी हो जाएंगे। अच्छा, तुम लोग एंजॉय करो, मैं और रोहन नेहा से मिलकर आते हैं। आयशा और रोहन दोनों छत पर चले जाते हैं। छत सुनसान होती है। वहाँ से नीचे गार्डन में शादी का मंडप बहुत सुंदर दिख रहा है। ऊपर शांति है। उधर ऐसे रोहन और आयशा की जोड़ी अच्छी रहेगी। आपने तो मेरी मन की बात कर दी। तुम्हारी मन की एक और बात बताऊं? अच्छा, तो जनाब मन की बातें जानने में भी माहिर है। गुड, अब बता ही दीजिए। छोड़ो, शर्म आ जाओगी। मैं अपनी मन की ही बात बता देता हूँ। आई लव यू। धेत। इस धेत को हाँ समझो या ना? हाँ हाँ हाँ। आशा शर्मा कर दौड़ते हुई छत पर चली जाती है। पीछे पीछे मोहन भी आकर उसे पकड़ लेता है। आहट पाकर आयशा और रोहन उधर गौर से देखते हैं। आशा और मोहन एक दूसरे में लीन होते हैं। आशा और मोहन एक दूसरे में लीन रहते हैं। तभी रोहन आयशा के कान में कहता है, एक रात और अगली सुबह आ गई शादी से। दूल्हे राजा कैसे थे? माँ, मैं तो दीदी के लिए भी लड़का देखकर आई हूँ और मजेदार बात ये है कि दीदी को भी लड़का पसंद है। हाँ हाँ, ये क्यों नहीं बोलती कि तुम्हें भी एक लड़का पसंद आ गया है? दीदी आप भी ना। चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों को अपना जीवन साथी पसंद है। मुझे इसी बात का डर था कि तुम लोगों को शादी के लिए लड़का पसंद आएगा या नहीं। आयशा और आशा दोनों की शादी रोहन और मोहन से अगले महीने बड़ी धूमधाम से हो जाती है। किसिंग किंग के नाम से कॉलेज में मशहूर आयुष मल्होत्रा एक रईस बाप का बिगड़ाल बेटा था। हीरो की सभी गुण थे उसमें, सिर्फ एक अच्छा कैरेक्टर को छोड़कर। जाने कितनी लड़कियां आई और गई, उसे खुद मालूम नहीं था। निशा का आज पहला दिन था कॉलेज में। अरे सिमरन, तुम भी यही? हाँ निशा, बीकॉम में मैंने एडमिशन लिया है। मैं भी तो उसी में हूँ। चल क्लास चलते हैं। चल, तो मिल गई तो बहुत अच्छा लगा। कोई तो जान पहचान का मिला यहाँ। सिमरन देख, कितना हैंडसम लड़का है, एकदम हीरो लग रहा है। सचमुच, क्या परफेक्ट हाइट और बॉडी है। मुझे तो खिलाड़ी जैसा लग रहा है। चल उसी से पूछते हैं कि हम लोगों की क्लास किधर है। चलो चलते हैं। एक्सक्यूज मी, बीकॉम पार्ट 1 का क्लास किधर है? जी, फर्स्ट फ्लोर सीधी की बाईं और तीसरा क्लास। ऐसे मेरा नाम आयुष है, आयुष मल्होत्रा। आप लोग इस कॉलेज में नया लगते हैं। जी, मेरा नाम सिमरन है और ये है निशा। हम दोनों का कॉलेज में आज पहला दिन है। नाइस। निशा, निशा। हेलो। मैं मेरे चेहरे को नहीं बल्कि मेरी हाथों को देखने के लिए बोला। वो देखो, फर्स्ट फ्लोर पर सीधी की बाईं तरफ तीसरा कमरा तुम्हारा क्लास है। निशा वाली बात पर निशा झिप जाती है और तीनों हंसने लगते हैं। सिमरन और निशा दोनों क्लास में बेंच पर जाकर बैठती है। तभी एक लड़की गीता उनके पास आती है और हाय, मैं गीता हूँ। तुम लोग आयुष की जान पहचान की हो क्या? कौन आयुष? अरे वही जिससे तुम अभी बात कर रही थी, आयुष मल्होत्रा। नहीं नहीं, वो तो हम उससे क्लास किधर है यही पूछ रहे थे। बड़ा जली मूड लड़का है। हाँ, जो दिखता है वो होता नहीं।
क्या मतलब? पूरे कॉलेज में किस किंग के नाम से फेमस है? देख के तो लगता नहीं, बल्कि मुझे तो एक शानदार पर्सनालिटी का लड़का लगा। ऐसे गुड लुकिंग पर तो सभी लड़कियां फिदा होकर फंस जाती है। निशा कॉलेज से आती हुई ना चाहते हुए भी आयुष मल्होत्रा के बारे में सोचती रहती है। एक गजब का आकर्षण था आयुष में। दूसरे दिन कॉलेज में, अरे तुमने कुछ नोटिस की? नहीं तो क्या हुआ? अरे आयुष मल्होत्रा की कार में कौन बैठी है? देखो कार से कौन उतर रही है? अरे हाँ, ये तो गीता है। लेकिन कल तो ये आयुष की बुराई कर रही थी। वही तो, जाने दो। लगता है आयुष को लेकर हम दोनों से इनसिक्योर महसूस कर रही थी। दोनों हंसने लगती है। गीता को इन दोनों को हंसते देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें गलतफहमी हुई है। हाय निशा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप बताओ, गाड़ी से आई हो आज? ओ, रास्ते में आयुष मिल गया तो बोला चलो छोड़ देते हैं। मुझे भी लेट हो रहा था। ओके बाबा, इसमें सफाई देने की क्या बात है? दोस्ती में ऐसा चलता रहता है। क्लास खत्म होने के बाद सिमरन और निशा कॉलेज से घर पैदल ही लौट रही होती है। तभी एक गाड़ी तेजी से गुजरती है और गड्ढे में पानी को उछलकर निशा को तरबतर कर देती है। आने जाने वाले सभी लोग उन्हें घूरते हैं। तभी निशा आओ, मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। नहीं, ठीक है, आयुष सही बोल रहा है। निशा, गाड़ी में बैठ जाओ। सिमरन, तुम भी आ जाओ। नहीं धन्यवाद, इस मोड़ से मैं दूसरी तरफ मुड़ जाऊंगी। आप निशा को घर छोड़ देना। ओके, टेक केयर। आयुष रास्ते में बहुत सारी बातें करता है। निशा महसूस करती है कि वो चाहकर भी आयुष के प्रति आकर्षण को रोक नहीं सकती। तभी गाड़ी यही रोक दो आयुष, गली में गाड़ी नहीं जा पाएगी। ठीक है जाओ, लेकिन तुम्हारा कपड़े अभी सूखे नहीं है। चाहो तो मेरा जैकेट ले लो। नहीं, चली जाऊंगी। यहाँ से 8वां मकान मेरा है। तभी तो कह रहा हूँ कि मोहल्ले में लोग तुम्हें जानते हैं, तुम्हें शर्म आएगी। इतना कहकर आयुष मल्होत्रा अपनी जैकेट उतारकर निशा को पहना देता है। निशा गेट खोल जैकेट डाले चली जाती है। दूसरे दिन कॉलेज जाते समय, निशा आओ, गाड़ी में बैठो। नहीं आयुष, तुम चले जाओ, मैं ऑटो से आ जाऊंगी। कोई बात नहीं, अगर मन करे तो आ जाना। मैं अगले मोड़ पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं नहीं आऊंगी। मैं फिर भी इंतजार करूंगा। आयुष चला जाता है। निशा ऑटो में बैठ जाती है, लेकिन अगले मोड़ पर उतरकर आयुष की गाड़ी में बैठ जाती है। आयुष की गाड़ी स्पीड में शहर के बाहर जाने वाले हाईवे पर दौड़ने लगती है। 4 दिन बाद कॉलेज में, गीता, तुमने सिमरन को देखा क्या? 4 दिन से कॉलेज नहीं आ रही, कॉल मैसेज का जवाब ही नहीं देती। आयुष भी आजकल दिखाई नहीं देता, उसका भी यही हाल है। कल ही तो मैं सिमरन और आयुष को मॉल में देखी थी। अगले दिन निशा कॉलेज जाते समय आयुष की कार में सिमरन को देखती है। ऑटो वाले को गाड़ी का पीछा करने को बोलती है। आयुष की गाड़ी उसी पेड़ के नीचे जाकर रुकती है। निशा कुछ देर पहले ही ऑटो से उतर जाती है। जब गाड़ी के पास जाकर देखती है तो आयुष और सिमरन वो कुछ नहीं कहती, बदहवास वापस घर चल देती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताने वाले हैं जिसने एक साथ 11 बच्चों को जन्म दिया। ये कैसे हो सकता है और कहाँ का ये सच्ची कहानी है, आगे हम आपको वीडियो में जरूर बताएंगे। बस आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें
और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, स्मिता शर्मा इस औरत का नाम है। इस औरत ने हमेशा माँ बनना चाहा था, लेकिन शादी के बाद सालों गुजरने के बावजूद उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। उसने और उसके पति राजेश शर्मा ने आखिर स्विट्जरलैंड की खूबसूरत जगह में छुट्टियां गुजारने का फैसला किया, ताकि ये लोगों की जहरी दबाव से बाहर आ सके और अपनी जिंदगी के बारे में फैसला कर सके। घर वापस आने तक ये जोड़ा मसनूवी तरीके से माता पिता बनने के बारे में फैसला कर चुके थे और अपना इलाज करवाने के लिए तैयार थे। लेकिन स्मिता को ये यकीन था कि मैं एक बांझ औरत हूँ और मेरे ऊपर कोई इलाज आज तक कामयाब साबित नहीं हुआ, और बिल्कुल वैसे ही ये इलाज भी नाकामयाब साबित होगा। दोस्तों, ऊपर वाले की कुदरत देखिए। स्मिता शर्मा पर ये इलाज कामयाब साबित हुआ और आखिर स्मिता को माँ बनने की खुशखबरी मिल गई। जल्दी ही सभी औरत की तरह स्मिता का पेट भी बढ़ने लगा और उसके बाद वो पहली बार डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने उसे बताया, तुम्हारा खून में मौजूद HCG बहुत ज्यादा है, जिसका मतलब क्या है कि तुम्हारा पेट में एक से ज्यादा बच्चा पल रही है। स्मिता और उसके पति को ये बात जानकर बहुत खुशी हुई कि शायद उनके यहाँ जुड़वा या 3 बच्चे पैदा होने वाले हैं। इतने सालों से औलाद के ख्वाहिशमंद एक से ज्यादा बच्चा होना उनके लिए एक ख्वाब से कम नहीं था। उसके बाद अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी आ गई। रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर अचंभित हो गए। डॉक्टर ने ये खबर सुनाई कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के मुताबिक आपके पेट में 10 बच्चे हैं। फिर स्मिता के मुंह से एक ही लफ्ज निकला कि ये कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है। फिर डॉक्टर ने एक लम्हे के लिए कहा कि रुको, मुझे तो रिपोर्ट में एक और बच्चा भी नजर आ रहा है। स्मिता और राजेश यानी जो बच्चों के माँ बाप बनने वाले थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उनको अब मुश्किल फैसला करना था। वो बच्चों की तादाद कम करा सकते थे या फिर तमाम बच्चों को पैदा करने के लिए कह सकते थे। इस बात की बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि इनमें से कुछ ही बच्चे जिंदा रह पाएंगे और कुछ बच्चे मर जाएंगे। एक ही बार में 11 बच्चों को जन्म देना यकीनन बहुत सारी परेशानियों को भी पैदा करना है। एक लंबी बहस के बाद राजेश और स्मिता ने ये 11 के 11 बच्चों को अपने तौर पर पैदा होने का मौका दिया और ये बात ऊपर वाले पर छोड़ दी गई कि कौन जिंदा बचेगा और कौन नहीं। डॉक्टर ने इनके 11 के 11 बच्चों को बचाने का वादा किया और ऑपरेशन के दिन हॉस्पिटल में बच्चे को पैदा होने की स्पेशल तैयारी कर दी गई। 30 अप्रैल 2010 को ऑपरेशन का दिन तय किया गया। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। स्मिता को तकरीबन 7.5 महीने का वक्त गुजर चुका था। दोस्तों, इतने कम वक्त में दुनिया में आने वाले बच्चे सेहतमंद नहीं होते हैं। ऑपरेशन रूम में 7 से 8 डॉक्टर्स और नर्स जमा हो चुके थे। उधर ऑपरेशन से पहले स्मिता को बहुत परेशानी थी, बहुत बेचैनी थी। उसके बाद ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और 11 बच्चे पैदा हो गए, जिनके नाम बाद में चिंकी, रिंकू, राजू, आयान, निहार और निशा और उनमें और 5 बच्चों के नाम भी रखे गए। इन 11 के 11 बच्चों का वजन उस वक्त आधा किलो से भी कम था। अगले दिन तक बच्चों को मां से मिलने की इजाजत नहीं थी, लेकिन आईसीयू में ले जाने से पहले स्मिता को ये 11 के 11 बच्चे एक बार दिखा दिए गए। बच्चे इतने सेहतमंद नहीं थे कि उनको उनके माँ बाप के साथ रखा जा सके और तकरीबन 4 दिन के बाद अनीशा वह पहली बेटी थी जो इतनी सेहतमंद हो गई थी
कि उसको उसकी माँ से मिलने की इजाजत दी गई। उसको पहली बार उठाकर स्मिता को जो माँ होने की खुशी मिली, यकीनन स्मिता को उसे अल्फाज में बयान करना नामुमकिन था। पहले कुछ हफ्ते इन बच्चों की सेहत के लिए बहुत अहम थे और उनके माँ बाप को ये डर था कि कहीं इनमें कोई पेचीदगी ना आ जाए, जिसकी वजह से कोई बच्चा हैंडीकैप्ड हो जाए या फिर कहीं किसी बच्चे का इंतकाल ना हो जाए। उसके बाद दोस्तों, देर से ही सही, ये 11 के 11 बच्चे सेहतमंद हो गए और अस्पताल में कई हफ्तों की देखभाल के बाद आखिरकार दोनों माँ बाप ने अपने सब बच्चों को उठा सकते थे। इनमें से 10 बच्चे अपने घर भी जा सकते थे, लेकिन अलका जो इन तमाम में से छोटी रह गई थी, उसको अस्पताल में ही रखा गया ताकि उसका जरूरी इलाज किया जा सके। माँ के पेट में अलका सबसे छोटी थी और डॉक्टर ने बताया कि बाकी बच्चों के नीचे अलका दबी हुई थी, जिसकी वजह से उसको सही तौर पर खुराक भी नहीं पहुंच पा रही थी और यूं उसका दिमाग भी सही तौर पर बड़ा नहीं हो पाया। राजेश शर्मा के खानदान ने इस मुश्किल वक्त में उन सब की बहुत मदद की। पास के कई पराये लोग, कई पड़ोसियों ने इंसानियत के तौर पर इनकी पूरी तौर पर मदद की और उनको पैसे दिए ताकि अपने 11 बच्चों की अच्छी तरह से परवरिश कर सके। स्मिता खास तौर पर हॉस्पिटल के तमाम लोगों की एहसानमंद है। उसका कहना है कि अगर हॉस्पिटल के लोग उसके साथ इस तरह से मदद ना करते तो यकीनन मेरे बच्चे सेहतमंद ना होते और हॉस्पिटल के लोगों का मेहनत का ही ये नतीजा है। जब स्मिता और राजेश उन बच्चों से दूर थे, तब भी उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक कॉलेज लव स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। यह लव स्टोरी काफी अलग है बाकी लव स्टोरी से। दोस्तों, प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, बस उस प्यार में छल नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों, प्यार का मतलब ये नहीं कि प्यार से ही जिंदगी चल जाएगी और उसके लिए लाइफ में कामयाबी होना पड़ता है ना? तो आइए सुनते हैं एक प्यारी सी कहानी। एक सूरज नाम का लड़का था जो कि किसी एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था। वो पढ़ाई और स्पोर्ट्स में दोनों में काफी अच्छा था और इन दोनों खूबियों के कारण उसकी पूरी कॉलेज में चर्चा रहती थी। एक लड़की थी उसी कॉलेज में, प्रिया नाम की, और उसे मन ही मन पसंद करती थी, लेकिन बोल नहीं पाती थी। लड़की को रिलेशनशिप में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी और उसे तो पता भी नहीं था कि लड़की उसे पसंद करती है। एक दिन क्या होता है कि लड़की पढ़ाई के बहाने लड़के से मिलने जाती है और अपना परिचय देती है कि हाय, मैं भी इंजीनियरिंग कर रही हूँ और मैं तुम्हारी ही क्लास में हूँ, शायद तुम्हें पता हो। सूरज कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। प्रिया कहती है, मुझे एक सब्जेक्ट में एक टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, मुझे क्या तुम बता सकते हो? लड़के ने कहा, व्हाई नॉट। फिर सूरज प्रिया को पढ़ाता है, जो टॉपिक उसे समझा देता है। दिन बीतते जाते हैं। ऐसे में प्रिया और सूरज की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। सूरज भी धीरे धीरे प्रिया को पसंद करने लगता है। शायद वो उसे अपना दिल दे चुका था और रिलेशनशिप में विश्वास करने लगा था, पर सूरज भी प्रिया से अपने दिल की बात कहने से घबराता था, क्योंकि वो सोचता था कि शायद प्रिया बुरा ना मान जाए और उसे कहीं दोस्ती भी ना तोड़ दे। एक दिन प्रिया सूरज से बोलती है, चलो ना आज कहीं घूमने चलते हैं। सूरज कहता है, ठीक है, लेकिन कॉलेज के बाद चलते हैं। जैसे ही कॉलेज खत्म होता है, दोनों कहीं कैफे चले जाते हैं कॉफी पीने।
प्रिया सोचती है यही सही मौका है अपने दिल की बात कहने का। फिर थोड़ा सोच विचार करने के बाद प्रिया बोलती है, सूरज मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। सूरज कहता है, हाँ बोलो ना। प्रिया कहती है कि मैं तुम्हें पहले से ही बहुत पसंद करती हूँ। सूरज मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं भी तुमसे पसंद करने लगा हूँ, बस बोलने से डरता था कि तुम कहीं बुरा ना मान जाओ। प्रिया कहती है, तो क्या हुआ, बोलना चाहिए था ना। दोनों बहुत खुश होते हैं कि वो साथ है। दोनों साथ में घूमने जाते थे और साथ में पढ़ाई भी करते थे। धीरे धीरे समय बीत गया। सूरज को कॉलेज की तरफ से जॉब मिल गई अच्छी कंपनी में, लेकिन प्रिया को नहीं मिली। इस दौरान सूरज को कंपनी की तरफ से मुंबई जाना पड़ा। उसने प्रिया से कहा था, 1 या 2 महीने में मैं वापस आ जाऊंगा। सूरज मुंबई चला जाता है और वहाँ बहुत अच्छे से काम करता है, खूब तरक्की करता है। यहाँ प्रिया अपने लिए जॉब ढूंढती है और कुछ दिनों बाद प्रिया को भी जॉब मिल जाती है और वह बहुत खुश होती है। प्रिया सूरज को कॉल करती है, लेकिन सूरज का कॉल नहीं लगता है। अगली सुबह सूरज प्रिया को कॉल करता है। प्रिया कॉल उठाती है और कहती है, मैं तुम्हें इतनी बार कॉल करा, तुमने कॉल क्यों नहीं उठाया। सूरज कहता है कि मैं बिजनेस मीटिंग में था, इसलिए कॉल नहीं उठाया। प्रिया बताती है, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया था, मेरी जॉब लग गई है। सूरज खुश होता है और कहता है, बहुत अच्छी बात है। दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं। फिर सूरज कहता है, चलो बाद में बात करता हूँ, अभी मेरा मीटिंग है। ठीक है, मुझे भी ऑफिस जाना है। ओके, बाद में बात करते हैं। कुछ दिन बीतते हैं। प्रिया के घर वाले प्रिया की शादी की बात करते हैं। प्रिया सूरज को बताती है कि सूरज, मेरे घर वालों ने मेरे लिए एक रिश्ता देखा है, वो कुछ दिन बाद मेरी शादी फिक्स कर देंगे। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं अभी नहीं आ सकता। तुम तब तक अपने घर वालों को मनाओ। प्रिया मना कर देती है कि मैं ये शादी नहीं करूंगी, मैं किसी और को चाहती हूँ। अगले महीने सूरज आएगा, तब मैं आप लोगों को उसे मिलवा दूंगी। प्रिया की माँ पापा जैसे तैसे मान जाते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, वो वक्त भी आ ही जाता है जिस दिन सूरज को आना था। सूरज अपने घर आ जाता है और अपने माँ पापा से कहता है, मुझे एक लड़की पसंद है, मैं उसे ही शादी करूंगा। सूरज के माँ पापा रिश्ता लेकर प्रिया के घर जाते हैं। प्रिया के माँ पापा भी मान जाते हैं, क्योंकि लड़का सफल था अपने लाइफ में। इतना अच्छा रिश्ता कैसे जाने देते। अंत में प्रिया और सूरज की शादी हो जाती है और वो अपने खुशहाल जिंदगी में बहुत खुश रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर आपकी भी कोई स्टोरी है तो आप जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।